Good morning, students. In the last video, we talked about the Newton's second law of motion and we also discussed the numericals related to it. Now we are going to discuss Newton's third law of motion. So what does the Newton's third law of motion states? The third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exert a force on the back on the first. So कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी एक सिस्टम है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं और एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाता है तो तभी की तभी वो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. मान लीजिए कि ये एक चाइल्ड है, इसने एक बॉक्स पे फोर्स लगाया, तो ये चाइल्ड ने बॉक्स पे मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो कौन सी डायरेक्शन में लगाया? इस डायरेक्शन में लगाया. अब ये बॉक्स चाइल्ड को सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में लगवाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में. और कितने वैल्यू का? 5 न्यूटन का ही. तो यही न्यूटन के थर्ड लॉ ने कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो इंस्टेंटेनियसली का मतलब क्या है कि तभी की तभी वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पिछले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है सेम मैग्नीट्यूड का, इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. सो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं. तो मतलब यहाँ पे जो इस बच्चे ने इस बॉक्स पे फोर्स लगाया, उस फोर्स को हम एक्शन फोर्स कहेंगे, और जो फोर्स इस बॉक्स ने रिटर्न में इस बच्चे के ऊपर लगाएगा उसको हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे. तो हम देख सकते हैं कि ये एक्शन फोर्स इस बॉक्स पे लग रहा है, रिएक्शन फोर्स इस बच्चे पे लग रहा है. मीन्स एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं. तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस लगने का मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्सेस कभी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते. एक फोर्स को बैलेंस हम कब कर सकते हैं? जब वो सेम ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो. क्योंकि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे रखते हैं, इसलिए हम एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस को बैलेंस नहीं कर सकते. तो इसका मतलब ये एक काइंड ऑफ पेयर ऑफ फोर्स है. मान लो कि अगर आप एक फुटबॉल का गेम खेल रहे हो, फुटबॉल का गेम खेलते खेलते अगर सामने वाले प्लेयर के साथ टक्कर हो जाए तो क्या होगा? आपने प्लेयर को, दूसरे वाले प्लेयर को टक्कर लगाया है, तो इन रिटर्न उस प्लेयर का फोर्स भी आपके ऊपर लगेगा. तो वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो ये जो फोर्स लगते हैं ये एक पेयर ऑफ फोर्स है, और इस पेयर ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं हम इस स्प्रिंग बैलेंस का. इस स्प्रिंग बैलेंस में एक ए है, एक बी है. बी को आपने वॉल के साथ फिक्स कर दिया, तो आपने जब इसको खींचा आप क्या देखोगे कि बी और ए दोनों जो है मैग्नीट्यूड जो है इनके अंदर सेम आ रहा है, लेकिन इनकी वैल्यू का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है. मीन्स दोनों के अंदर जो मैग्नीट्यूड आ रहा है फोर्स का वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इन दोनों में जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है. तो इसका मतलब ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसको अपोजिट रिएक्शन मिलता है. जैसे कि इस बच्चे ने इस बॉक्स के ऊपर एक एक्शन फोर्स दिया तो उसको इंस्टेंटेनियसली क्या मिला? एक रिएक्शन फोर्स मिला. तो इसी को हम क्या कहते हैं? थर्ड लॉ कहते हैं. कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन शॉर्ट व्हाट डज इट सेज? इट सेज दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हम डेली लाइफ में देख सकते हैं. जैसे कि अगर आप वॉक करते हैं, जब आप वॉक करते हो तो आप देखते हो कि आप जितनी ज़ोर से अपने फीट से सड़क को पुश करोगे उतनी ही ज़्यादा आप आगे मूव करोगे. तो आप सड़क को कौन सी डायरेक्शन में फोर्स देते हो? बैकवर्ड डायरेक्शन में. जो कि तो आपका फोर्स सड़क के लिए क्या हो गया? एक्शन फोर्स.
इन रिटर्न सड़क आपको क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देती है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सड़क का फोर्स देना आपके पैरों को, वो कैसा फोर्स हो गया, रिएक्शन फोर्स। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्शन रिएक्शन फोर्स वी आर एबल टू वॉक ऑन द रोड। एक और चीज है कि बेशक एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इक्वल मैग्नीट्यूड का होने के बाद भी वो बिल्कुल सेम अमाउंट का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, क्योंकि आप ऑलरेडी सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देख चुके हो कि फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, सो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो कोई ऑब्जेक्ट है, जब कोई एक एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है, उसमें जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होती है, और जो एक लाइटर ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास कम होता है उसमें एक्सेलरेशन जो होती है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो बेशक एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो सेम अमाउंट की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, क्योंकि फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे और एक्सेलरेशन पे। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर आप गन में से एक बुलेट को फायर करते हो तो बुलेट भी जो है वो गन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स देती है, लेकिन आप देखते हो कि बुलेट तो बहुत ज्यादा आगे जाती है, लेकिन गन जो है वो हल्का सा पीछे की साइड पे झटका मार के रह जाती है। उस झटके को क्या कहा जाता है, रिकॉइल कहा जाता है गन का। तो अब गन और बुलेट दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाया, लेकिन जो बुलेट है वो बहुत ज्यादा आगे तक जाती है और गन थोड़ी सी डिस्टेंस तक कवर करके रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बुलेट है वो बहुत ही ज्यादा लाइटर है मास में एज कंपेयर टू दिस गन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है गन के अंदर वो कम प्रोड्यूस हुआ, और बुलेट का क्योंकि मास जो है वो कम है तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। तो इसी की वजह से जो बुलेट है वो उसमें लाइटर मास होने की वजह से एक्सेलरेशन ज्यादा, और गन में हैवियर मास होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो कम हो जाता है। अब है कि जब भी कोई एक सेलर है, जैसे कि जब भी आप बोट से उतरते हो तो आप देखते हो कि ये जो बोट है ये पीछे की डायरेक्शन में हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जब आगे इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हो तो आप क्या देखते हो कि आप अपने पैरों को पुश करते हो इस बोट से उतरने के लिए, ताकि आप फॉरवर्ड इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ सकें। तो आप एज एन एक्शन फोर्स इस बोट को क्या करते हो, पुश करते हो, या कोई सेलर जो भी है वो इसको पुश करता है एज एन एक्शन फोर्स, ताकि उसको रिएक्शन फोर्स मिले फॉरवर्ड डायरेक्शन में और वो इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ सके। लेकिन क्योंकि ये जो बोट होती है ये फिक्स नहीं होती, अगर कोई ज़मीन होती तो ये मूव नहीं करती, लेकिन क्योंकि ये जो बोट होती है ये फिक्स नहीं होती, पानी के अंदर तैर रही होती है ये बोट, और पानी के अंदर ही पानी जो होता है वो फ्लोइंग होता है, फ्लूइड है, तो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होती ये बोट, ये थोड़ी सी क्या रहती है, मूविंग फोर्स में रहती है ये। तो बिकॉज ये बोट जो है बिल्कुल एक जगह पे फिक्स नहीं है, तो इसीलिए जैसे ही आप इसको फोर्स देते हो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आपको फॉरवर्ड फोर्स देते हुए ये थोड़ी सी क्या कर जाती है, सेल कर जाती है, मूव कर जाती है। So I hope this Newton's third law of motion is clear to you, and there is one more topic, or you can say the last topic which is left in this chapter is conservation of momentum, and this conservation of momentum is based on the Newton's third law of motion, which we will discuss in the next class. So this is all for the day. Thank you.